हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों 12th क्लास के ऑप्टिक्स लेसन को शुरुआत किया था और इसमें हम लोगों ने बहुत सारे तथ्यों पर विचार भी किया था, है ना। जैसे कि पिछले वीडियो पे हम लोगों ने गोलीय अपवर्तक सतह पर हम लोगों ने विचार किया था बच्चों, और उसके बारे में, है ना, 2-4 टर्म के बारे में हम लोगों ने डिफिनेशन भी प्राप्त किया था। जैसे कि गोलीय अपवर्तक सतह किसे कहते हैं, है कि नहीं, आखिर उसके कौन कौन से भाग होते हैं, चिन्ह परिपाटी का क्या नियम होता है और क्या क्या अवधारणाएँ होती है ना, इसके सिद्धांत देने के संदर्भ में उन सभी बातों पर हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही चर्चा कर दिया था। 2-4 बातों पर हम लोग इस वीडियो पर भी हम लोग विचार करेंगे बच्चों, कि जैसे कि रिवीजन हम लोग कर लेते हैं कि गोलीय अपवर्तक सतह किसे कहते हैं, है कि नहीं। तो गोलीय अपवर्तक सतह क्या होता है, एक अपवर्तक सतह होता है जिसका अपवर्तक सतह जो होता है ना, वो किसी एक गोले का भाग होता है, जिसका अपवर्तक वक्र सतह जो होता है वो एक गोले का भाग होता है, उसको हम लोग गोलीय अपवर्तक सतह कहते हैं। तो गोलीय अपवर्तक सतह में भी विभिन्न भाग होते हैं, जैसे कि इसका ध्रुव होता है, वक्रता केंद्र होता है ना, फिर मुख अक्ष होता है, वक्रता त्रिज्याएँ होती है। तो इन सभी बातों पर हम लोगों ने पिछले वीडियो पर ही विचार कर लिया था। फिर बात आती है चिन्ह परिपाटी का, है ना। चिन्ह परिपाटी से पहले हम लोगों ने इनके बारे में अवधारणाएं पढ़ी थी। तो अवधारणाएं में क्या क्या हम लोगों ने विचार किया था बच्चों, कि गोलीय अपवर्तक सतह में जो भी वस्तु होती है वो बिंदुवत होती है, और उस वस्तु का जो प्रतिबिंब निर्माण होता है वो भी बिंदुवत ही होती है। दूसरी बात है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण, है ना, साथ में ही जो वक्र सतह पर जो हम लोग वक्रता केंद्र से लंब डालते हैं वो मुख अक्ष के साथ बहुत ही अल्प कोण बनाती है। तो ये सारी अवधारणाएं हम लोग पढ़े थे। साथ में ही चिन्ह परिपाटी का भी नियम होता है कि गोलीय अपवर्तक सतह में कोई भी यदि हम लोग दूरी मापते हैं तो वह दूरी ध्रुव से मापी जाती है। साथ ही कि आपतित प्रकाश की दिशा में ली गई दूरी धनात्मक होती है और आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में ली गई दूरी ऋणात्मक होती है। तो इन सभी तथ्यों पर हम लोगों ने पिछले वीडियो पर ही विचार किया था। तो वैसे बच्चे जो आज हमारे इस वीडियो पे नए हैं तो सबसे पहले वो इससे पहले वाले वीडियो को जरूर देखें, है ना, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो सके और इस लेसन में आप लोगों को जो भी तरह के सिद्धांत दिया जाएगा उसे आप लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं बच्चों की अपवर्तक सतह 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं उत्तल अपवर्तक सतह, एक अवतल अपवर्तक सतह। तो उत्तल अपवर्तक सतह सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, चलिए, कि उत्तल अपवर्तक सतह जो होते हैं कि उसमें किन किन स्थितियों में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। देखिए, उत्तल अपवर्तक सतह, उत्तल अपवर्तक सतह, तो जो हम लोग प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं बच्चों, तो उसमें 2 स्थिति में होती है। पहला स्थिति में जब क्या होता है कि वस्तु को जब हम लोग विरल माध्यम में रखते हैं, देखिए वस्तु को विरल माध्यम में रखा जाता है, वस्तु को विरल माध्यम में रखा जाता है, वस्तु को विरल माध्यम में रखा जाता है। जब वस्तु को हम लोग विरल माध्यम में रखेंगे तो यहाँ पर 2 स्थितियाँ उत्पन्न होगी प्रतिबिंब निर्माण करने में। क्या होगा, पहला नंबर में कि वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा होता है कि नहीं, वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा होता है।
वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति में, दूसरा नंबर में हम लोग कि आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब के निर्माण की स्थिति में, है कि नहीं, आभासी प्रतिबिंब की निर्माण की स्थिति में, है ना। तो ये दो है ना। उसके बाद जो है दूसरा स्थिति क्या होता है कि वस्तु को हम लोग सघन माध्यम में रखेंगे, है ना। वस्तु को सघन माध्यम में रखा जाता है, वस्तु को सघन माध्यम में रखा जाता है, सघन माध्यम में रखा जाता है। तो सघन माध्यम में रखेंगे तो पुनः दो प्रकार का कंडीशन हम लोगों को प्राप्त होगा। कब? जब वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा होता है। और दूसरा नंबर की स्थिति में है बच्चों कि जब वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बन रहा होता है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा होता है। तब इसका मतलब हो गया कि ये चार कंडीशन है मुझे प्राप्त हो रही है, ये चार अवस्थाएं मुझे प्राप्त हो रही है, जिसे हम लोग उत्तल अपवर्तक सतह के लिए सूत्र प्राप्त करेंगे, है कि नहीं। जिस प्रकार आप लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों अर्थात 10th क्लास में आप लोग लेंस से संबंधित लेंस सूत्र प्राप्त किया था, तो सेम उसी प्रकार का सूत्र यहाँ पर अपवर्तक सतह के लिए भी प्राप्त किया जाता है। तो सारी कंडीशन को जब आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे, है ना, उसके बाद इसको हम लोग, है ना, स्टार्ट करेंगे तो वो ज़्यादा मात्रा में आप लोगों को समझ में आएगा। तो सबसे पहला कंडीशन जो होगा बच्चों, उसको हम लोग शुरुआत करने, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला नंबर में कंडीशन में क्या होगा कि उत्तल अपवर्तक सतह में, देखिए उत्तल अपवर्तक, है ना, उत्तल अपवर्तक सतह के लिए, उत्तल अपवर्तक सतह के लिए सूत्र, है कि नहीं, सूत्र कंडीशन क्या है कि पहला नंबर का कंडीशन में बच्चों कि वस्तु विरल माध्यम में है, वस्तु विरल माध्यम में है ना, वस्तु विरल माध्यम में है तथा उसका, विरल माध्यम में है तथा उसका वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तथा उसका वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों। तो ये कंडीशन चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा बच्चों कि इसमें हम लोगों को फिगर बनाना पड़ेगा कि उत्तल अपवर्तक सतह में, है कि नहीं, प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार होता है। तो मैं यहाँ सबसे पहले एक फिगर बना लेता हूँ। तो ये क्या है, आप देख पा रहे हैं कि ये उत्तल अपवर्तक सतह है इस प्रकार, है ना। ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है, ये इसका मुख्य अक्ष है और ये इसका ध्रुव है। और वस्तु को हम लोग यहाँ पर रखते हैं। वस्तु को अवधारणा में हम लोग पढ़े थे कि वस्तु बिंदुवत है, तो अर्थात वो जो है ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है कि नहीं। और इससे प्रकाश की किरणें चलेगी बच्चों, दो प्रकाश की किरणें चलती है। एक प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर होती है जो कि ध्रुव से होकर के, है कि नहीं, अपवर्तक सतह से अपवर्तित होने के बाद उसी दिशा में चले जाती है। यहाँ पर विचलन नहीं होता है। ध्रुव से जब कोई भी प्रकाश की किरणें गुजरती है तो वहाँ पर प्रकाश का विचलन नहीं होता है। दूसरी प्रकाश की किरणें जो चल करके, है कि नहीं, अपवर्तक सतह के पर आपतित होती है। इस प्रकार ये हम लोग देते हैं बच्चों कि यहाँ पर ए बिंदु पर ये आपतित होती है। अब ये प्रकाश किधर मुड़ेगी, इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि इस पर हम लोग लंब डालेंगे, है कि नहीं। तो ये अपवर्तक सतह का वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र से हम लोग इस पर क्या करते हैं बच्चों, इस प्रकार हम लोग लंब डालते हैं, है कि नहीं। ये लंब है, ये एक लंब हो गया। हम लोग जानते हैं कि ये किसी भी वक्री सतह का जो वक्रता केंद्र होता है उससे जो रेखाएं खींची जाती है वक्र सतह पर वो हमेशा लंब होती है, क्योंकि हम लोग पहले भी एक प्रमेय पिछले क्लासों में या फिर हम लोग अपने जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं बच्चों कि वृत्त पर, है कि नहीं, उसकी त्रिज्या हमेशा लंब होती है। तो ये एक तरह से त्रिज्या है जिसको हम लोग वक्रता त्रिज्या भी कहते हैं, ये सतह पर लंब होती है। तो इसका मतलब है कि जब प्रकाश की किरणें, यह है विरल माध्यम और यह है सघन माध्यम, जब प्रकाश की
किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो आप लोग जानते हैं कि वो अभिलंब की ओर मुड़ती है। तो इसका मतलब है कि अभिलंब की ओर प्रकाश की किरणें मुड़ करके, है कि नहीं, जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को आई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। आई बिंदु पर प्रतिच्छेद करके वहाँ पर ओ का प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब निर्माण करती है। इसका मतलब है कि ये आई जो है ओ का वास्तविक प्रतिबिंब है कि नहीं। तो ये इसका प्रतिबिंब निर्माण करने का एक तरह का डायग्राम है बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि अब देखिए कोण के बारे में विचार करते हैं कि ये जो है आपतित प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाती है कि नहीं। प्रतिबिंब जो हो गया ये अपवर्तित प्रकाश, आप लोग जान रहे हैं अपवर्तित प्रकाश मुख्य अक्ष के साथ बीटा कोण बना रही है कि नहीं, ये एक बीटा कोण है। और ये जो वक्रता त्रिज्या है मुख्य अक्ष के साथ गामा कोण बना रही है। इस प्रकार गामा कोण होगा, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। अब देखिए ये आपतित प्रकाश है और ये मेरा अभिलंब है। आपतित प्रकाश अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम लोग आई कहते हैं बच्चों, आई। और ये अपवर्तित प्रकाश है और ये एक अभिलंब है, तो अपवर्तित प्रकाश अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसको हम लोग आर कहते हैं। और ए से हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि ए बिंदु से, है ना, मुख्य अक्ष पर एक लंब डालते हैं। इस प्रकार लंब डालेंगे ए एन, है कि नहीं, ये एन बिंदु है ना। ए से ए एन मुख्य अक्ष पर हम लोग एक लंब डालते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ लिखते हैं बच्चों, थोड़ा बहुत, है कि नहीं, 2-4 लाइन हम लोग लिखेंगे, उसको आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए माना देखिए उत्तल अपवर्तक सतह के, माना उत्तल अपवर्तक सतह के, है ना, उत्तल अपवर्तक सतह के मुख्य अक्ष, है ना, मुख्य अक्ष के विरल माध्यम की ओर, है कि नहीं, मुख्य अक्ष के विरल माध्यम की ओर, विरल माध्यम की ओर, है ना, मुख्य अक्ष के विरल माध्यम की ओर ओ एक बिंदुवत वस्तु, है कि नहीं, ओ एक बिंदुवत वस्तु रखा गया है कि नहीं, बिंदुवत वस्तु रखा गया है जिससे दो प्रकाश की किरण, है कि नहीं, जिससे दो प्रकाश की, है ना, जिससे दो प्रकाश की किरण चलती है। दो प्रकाश की किरण चलती है। पहली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर चलकर, मुख्य अक्ष के समानांतर चलकर, है ना, अपवर्तक सतह के ध्रुव पर, है ना, ध्रुव पर आपतित होती है। अपवर्तक सतह के ध्रुव पर आपतित होती है ना, तथा बिना विचलित हुए, है ना, तथा बिना विचलित हुए अपवर्तित हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है, बिना विचलित हुई अपवर्तित हो जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण अपवर्तक सतह के, है ना, अपवर्तक सतह के ए बिंदु पर, अपवर्तक सतह के ए बिंदु पर आपतित होती है कि नहीं, ए बिंदु पर आपतित होती है। अपवर्तक सतह के ए बिंदु पर आपतित होती है और अपवर्तित होने के बाद, और अपवर्तित होने के बाद, और अपवर्तित होने के बाद, है ना, अभिलंब की ओर, अभिलंब कौन सा है वहाँ हम लोग लिख देते हैं, अभिलंब सी ए, है कि नहीं, अभिलंब सी ए की ओर मुड़कर,
सी ए की ओर मुड़कर मुख अक्ष है कि नहीं, मुख अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण को है कि नहीं, प्रकाश की किरण को आई पर, प्रकाश की किरण को है कि नहीं, प्रकाश की किरण को आई पर काट कर प्रकाश की किरण को आई पर काट कर ओ का है कि नहीं, ओ का वास्तविक प्रतिबिंब है कि नहीं, ओ का वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है, ओ का वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है बच्चों। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से लिख लें, नोट कर लें, है कि नहीं। आप लोग देख पा रहे हैं, है कि नहीं, सब कुछ यहाँ पर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये चीज़। इसमें फिगर में इसे कुछ समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और बार बार जो 4 कंडीशन है हमारा, उस चारों कंडीशन में इतना हर बार लैंग्वेज लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिगर जो है वो खुद अपने आप को पूर्णतः एक्सप्लेन कर रही है कि नहीं। तो सिर्फ हम लोग यहाँ पर उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन को देखेंगे बच्चों। मैं एक बार आप लोगों को सिर्फ रफ बता दूंगा कि कहाँ से प्रकाश की किरण चल रही है, किधर अपवर्तित हो रही है और वो किधर किसको काट करके प्रतिबिंब बना रही है। ये चीज़ आज पहला स्टार्टिंग था ये चीज़, इसीलिए मैंने इतना लैंग्वेज आज यहाँ पर लिखा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं बच्चों इसके बारे में कि देखिए फिगर, थोड़ा सा ज्योमेट्री का नॉलेज इसमें होना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि अल्फा कोण बन रहा है, यहाँ पर बीटा कोण बन रहा है और यहाँ पर गामा कोण बन रहा है। ये आपतित कोण है, ये अपवर्तित कोण है कि नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग फिगर का जो प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हम लोग जो चित्र का प्रयोग करेंगे उस चित्र को आप लोग सबसे पहले अपने कॉपी में ज़रूर उतार लें, है कि नहीं। इस कॉपी में इस फिगर को उतार लें, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे जो है मुझे पेज को करने में थोड़ा कठिनाई होता है। इसीलिए आप लोग यदि इसको कॉपी में उतार लेंगे तो जितनी भी बातें मैं या जितना भी ट्रायंगल या कोण को लिखूंगा वो आप लोग अपने फिगर में देख करके आसानी से उसको उतार लेंगे। जिस प्रकार फिगर उतार लें अपने कॉपी में। तो चलिए हम यहाँ पर देखिए बात करते हैं बच्चों, है कि नहीं, किस ट्रायंगल का। कि देखिए चित्र से कौन सा त्रिभुज का प्रयोग करेंगे कि त्रिभुज ए, है कि नहीं, ए ओ, है कि नहीं, ए ओ सी से, है कि नहीं, ए ओ सी से हम लोग इस त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। देख पा रहे हैं कि ए ओ सी से ये त्रिभुज का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो इस त्रिभुज में आप लोग देख पा रहे होंगे कि आई जो है वो बहिष्कोण है कि नहीं। आई जो है इस त्रिभुज का बहिष्कोण है। तो हम लोग जानते हैं कि बच्चों कि किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण है ना, उस त्रिभुज के 2 अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब है कि आई बराबर अल्फा प्लस गामा होगा। ये चीज़ हम लोग जानते हैं। तो इसमें हम लोगों को क्या प्राप्त होता है बच्चों, देख पा रहे होंगे कि आई इज इक्वल टू, है ना, अल्फा प्लस हम लोगों को गामा प्राप्त होगा। और अल्फा और गामा कोण का मान बहुत अल्प होता है कि नहीं। यहाँ लिखेंगे अल्फा तथा गामा, है कि नहीं, अल्फा तथा गामा कोण का मान, है ना, अल्फा गामा कोण का मान क्या है, बहुत अल्प है कि नहीं, बहुत अल्प है बच्चों, बहुत अल्प है। तो हम लोग यहाँ पे तीनों कोण भी आप लोग दिखा सकते हैं कि आई अल्फा तथा गामा बहुत अल्प है। तो यदि अल्प होता है तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के एक परिभाषा से हम लोग जानते हैं बच्चों कि यदि कोण अल्प होता है तो आई को हम लोग लगभग बराबर 10 आई भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। अल्फ़ा को हम लोग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 अल्फ़ा लिख सकते हैं और गामा को भी हम लोग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10, है ना, गामा लिख सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप लोगों को मैं याद दिला दूं कि लिमिट का जब हम लोग, है कि नहीं, फार्मूला लिखते हैं बच्चों कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, तो साइन थीटा, है ना, साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा होता है। वहीं लिमिट थीटा टेंड्स टू, यदि 0 होगा और टेन थीटा
अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू या इक्वल टू ये भी थीटा के बराबर होता है। तो वहाँ पर हम लोग साइन का भी प्रयोग कर सकते थे और टेन का भी यहाँ पर हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो अब यही बात हम लोग ऊपर में भी लिखेंगे। तो डेट सिंप्लाइज यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 10i इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा प्लस और ये होगा मेरा 10 गामा। तो इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कहेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि 10 अल्फ़ा और 10 गामा का मान यहाँ से निकाल लेंगे। तो फिगर एक बार आप लोग देखें कि 10 अल्फ़ा का मान क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि 10 बराबर आधार है ना, लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ पर देखिए an लंब है और आधार है ना on है। उसी प्रकार यहाँ पर गामा के लिए भी हम लोग प्रयोग करेंगे। लंब देखिए कितना है an और आधार इसका nc है। तो चलिए अपने कॉपी में फिगर को देखें और यहाँ पे 10 अल्फ़ा और 10 गामा का मान निकालें। तो 10 अल्फ़ा का मान कितना हो जाएगा बच्चों। 10 अल्फ़ा का मान होगा an है कि नहीं, an बाय है ना, देखिए no और साथ में 10 गामा का भी मान हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो 10 गामा का मान कितना हो जाएगा an बाय है ना nc, ये चीज़ होगा। ये सारी बातों को हम लोग समीकरण नंबर 1 में लिखेंगे बच्चों। तो यहाँ से हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, देख पा रहे होंगे कि 10i इज इक्वल टू an है कि नहीं, an बाय no प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा an बाय nc। ये चीज़ हो हमको प्राप्त हो गया बच्चों। इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 या 2 मान लेंगे। फिर अब हम लोग क्या करेंगे कि दूसरा त्रिभुज का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे। दूसरा त्रिभुज क्या है देख पा रहे होंगे है कि नहीं। अब हम लोग त्रिभुज का प्रयोग करेंगे AIC से। तो इसमें बहिष्कोण देख पा रहे होंगे कि गामा है, इसमें बहिष्कोण गामा है। तो गामा बराबर हम लोग लिख सकते हैं R प्लस बीटा। हम लोग देखिए इसी प्रकार अपने कॉपी में देखें फिगर को और यहाँ से प्राप्त करने का प्रयास करें। तो चलिए हम लोग प्रयोग करते हैं बच्चों। कौन सा त्रिभुज का यहाँ पर प्रयोग करेंगे, त्रिभुज AIC से। तो इसमें गामा मेरा बहिष्कोण हो जाता है। तो गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा R प्लस बीटा। तो हम लोग R का कोण का यहाँ पर मान निकाल लेंगे। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा गामा माइनस बीटा है कि नहीं। अब यहाँ लिखेंगे कि देखिए R गामा तथा बीटा कोण का मान है कि नहीं, कोण का मान अल्प है, कोण का मान अल्प है। तो इसी तरह हम लोग लिखेंगे कि R को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हम लोग 10R लिख देंगे बच्चों, है ना। गामा को भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 गामा लिखेंगे और बीटा को भी हम लोग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 बीटा कहेंगे। चलिए नेक्स्ट कैलकुलेशन हम लोग अब दूसरे पेज में करते हैं। आप लोग अच्छी तरह से इसको उतार ले बच्चों और फिगर को अपने पास हमेशा रखें। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे और इस कैलकुलेशन को हम लोग पूरा करते हैं। ये बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। देखिए बच्चों फिगर में एक प्रकार का हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि ये देखिए ये वक्र सतह था, वक्र सतह के अंदर ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, इसीलिए इसका अपवर्तनांक हम लोग μ1 ले लेते हैं और इस माध्यम का अपवर्तनांक हम लोग μ2 ले लेंगे। मतलब यहाँ पर विरल माध्यम का अपवर्तनांक μ1 है और ये विरल माध्यम का अपवर्तनांक μ2 था। फिगर बनाने के समय में ये चीज़ छूट गया था, उसको मैंने अभी यहाँ पर लिख दिया। तो चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग इसको देखेंगे। तो जो समीकरण मुझे प्राप्त हुआ बच्चों वो कुछ इस प्रकार होगा। आप लोग अपने कॉपी में इसको जरूर देखेंगे है कि नहीं। क्या समीकरण प्राप्त हुआ, तो देखिए यहाँ से हम लोगों को प्राप्त होगा कि 10R है कि नहीं, 10R इज इक्वल टू गामा का वैल्यू लिखेंगे 10 गामा और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 10 बीटा। तो 10 गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग देखिए लिखेंगे कि 10 गामा का वैल्यू कितना होगा। चित्र से आप लोग देखें तो 10 गामा का वैल्यू हम लोग को प्राप्त हो रहा है an बाय nc। वहीं हम लोगों को 10 बीटा का वैल्यू जो प्राप्त होगा वो क्या होगा an बाय ni। ये चीज़ हम लोगों को प्राप्त होगा। तो ये सभी मान को हम लोग ऊपर वाले समीकरण में रखेंगे। तो 10R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, गामा का वैल्यू रखेंगे बच्चों an बाय ये हो गया nc है ना, और माइनस और 10 बीटा का वैल्यू हो जाएगा an बाय ni। इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 मान लेंगे बच्चों, है कि नहीं। तो चलिए फिगर से हम लोग अब स्नेल का नियम का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। एक बार फिगर में आप लोगों को पुनः दिखा देना चाहता हूँ बच्चों कि यह फिगर में स्नेल का जब नियम का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा sin i बाय sin r। तो पहला अपवर्तनांक किस माध्यम का लिखेंगे, जिस माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसका मतलब है μ2 बाय μ1 होगा। sin i बाय sin r इज इक्वल टू μ2
μ2/μ1। ये चीज़ आप लोग पिछले के बहुत सारे वीडियो में देख चुके होंगे। इस प्रकार का स्नेल का नियम का मैंने यहाँ पर प्रयोग बहुत बार किया है। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, स्नेल का नियम का प्रयोग करने पर तो फिगर को आप लोग हमेशा अपने पास रखेंगे। देखिए स्नेल का नियम है कि नहीं, स्नेल का नियम का उपयोग करने पर है कि नहीं, स्नेल के नियम का उपयोग करने पर तो स्नेल का नियम क्या प्राप्त हो जाता है बच्चों, हम लोग जानते हैं कि साइन आई बाय साइन आर। तो अपवर्तनांक पहला उस माध्यम का होगा जहां पर प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। तो प्रकाश का अपवर्तन सघन माध्यम में हो रहा है और सघन माध्यम का अपवर्तनांक मैंने μ2 मान के रखा है, तो यह हो जाएगा μ2/μ1। दूसरी बात है कि जब कोण का मान अल्प होता है कि नहीं, जब कोण का मान अल्प होता है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा है कि नहीं, साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ये होता है। जब कोण अल्प होता है तो साइन थीटा का मान टेन थीटा के बराबर होता है। ये सारी गणितीय तथ्य हैं, इस सब चीज़ को आप लोगों को अच्छी तरह से जानना होगा। चलिए इसके बारे में हम लोग विचार भी एक बार कर लेते हैं। ये कोण मेरा थीटा है बच्चों, देख लीजिए है कि नहीं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। जब समझिए कि ये कोण बहुत छोटा हो तो इसका जो कर्ण होगा वो लगभग आधार के बराबर होगा। इस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर टेन थीटा होता है। तो यहाँ पर हम लोग स्नेल के नियम को परिवर्तित करके हम लोग साइन के जगह में टेन का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये अल्प कोण के लिए होता है। तो ये हो गया 10i 10r इज इक्वल टू हो जाएगा μ2/μ1, है ना। यहाँ कब होगा मैं लिख देता हूँ, जब कोण आई है ना, जब कोण आई तथा r का मान अल्प होता है बच्चों। तो इस चीज़ को आप लोगों को अच्छी तरह से समझनी होगी। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, μ1 हो जाएगा, इधर होगा 10i इज इक्वल टू μ2 10r हम लोगों को प्राप्त होगा। तो अब हम लोग देखिए समीकरण 2 से 10i और समीकरण 3 से 10r का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे। देखिए हम लोग क्या करेंगे कि 10i तथा 10r का मान है कि नहीं रखने पर, आप लोग देखें अपने कॉपी में, तो 10i का मान मैंने पहले निकाल चुका था है कि नहीं। तो 10i का मान क्या है बच्चों, उसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो μ1 यहाँ से हम लोगों को प्राप्त हुआ है कि नहीं। 10i का वैल्यू कितना है, आप लोग अपने कॉपी में देख के करके इसको उतारें, AN/ANO प्लस AN/NC है कि नहीं इज इक्वल टू, अब हम लोग μ2 को यहाँ पे बाहर में रखेंगे और 10r का वैल्यू रखेंगे। तो 10r का वैल्यू कितना है, AN/NC प्लस है कि सॉरी माइनस है, उसी तरह यहाँ पर है AN/NI है। आप देख पा रहे हैं कि बराबर के इधर दोनों में AN है और बराबर के इधर भी दोनों है ना में AN है। तो AN को कॉमन करेंगे, AN मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो और साथ में μ1 को हम लोग अंदर भी कर देंगे, है ना। ये कैलकुलेशन हम लोग अपने से करेंगे। तो μ1 बाय यहाँ पर हो जाएगा NO होगा है कि नहीं, प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा μ1/NC हो जाएगा इक्वल टू, है ना। यहाँ से हम लोग करेंगे तो μ2/NC हो जाएगा, माइनस इधर से हम लोग करेंगे तो μ2/NI हो जाएगा, है कि नहीं। ये चीज़ आप लोग देखें। अब देखिए यहाँ बच्चों हम लोगों को एक परिवर्तन यहाँ पर हम लोगों को और करना है, फिगर, उसकी में फिगर की आवश्यकता होगी। मैं फिगर को एक बार आप लोगों को दिखा रहा हूँ बच्चों, है कि नहीं। देख पा रहे हैं कि ये जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था AN है कि नहीं, ये जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था AN, ये जो है ये N बिंदु जो है वो P के बहुत नज़दीक है। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि जानते हैं कि गोलीय अपवर्तक सतह का द्वारक जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है। तो द्वारक छोटा होने के वजह से हम लोग ये मान सकते हैं कि ये P बिंदु है ना N के बहुत नज़दीक है। तो चूँकि यहाँ पे चलिए हम लोग यही बात को अवधारणा का यूज़ करते हैं और ये बात हम लोग लिखेंगे। देखिए चूँकि अपवर्तक सतह का है कि नहीं, चूँकि अपवर्तक सतह का है कि नहीं, अपवर्तक सतह का द्वारक बहुत छोटा होता है, अपवर्तक सतह का द्वारक बहुत छोटा होता है, इसलिए है ना, इसलिए P बिंदु को या N बिंदु को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए P बिंदु को है कि नहीं, इसलिए P बिंदु को N के बहुत नज़दीक माना जा सकता है।
बहुत नज़दीक माना जा सकता है ना, माना जा सकता है, n के बहुत नज़दीक माना जा सकता है बच्चों। तो इस बात को आप लोग समझें। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जब P n के बहुत नज़दीक हो गया तो NO को हम लोग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हम लोग PO मान सकते हैं, और NC को हम लोग लगभग बराबर PC मान सकते हैं, और NI को भी हम लोग लगभग बराबर PI मान सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि ऊपर वाले समीकरण को P के टर्म में हम लोग लिखेंगे। तो देखिए इसे क्या हो जाएगा बच्चों, तो μ1 बाय ये PO प्राप्त हुआ, प्लस यहाँ पर भी होगा μ1 बाय PC प्राप्त होगा, इक्वल टू μ2 बाय ये PC प्राप्त हो गया, माइनस ये भी हम लोगों को प्राप्त होगा μ2 बाय, है कि नहीं, μ2 बाय यहाँ पर हम लोगों को PI प्राप्त होगा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर PC है, यहाँ पर भी PC है, तो PC को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन कर देंगे बराबर में के उधर ले जाने के बाद, और इस टर्म को बराबर के इधर ले आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, μ1 बाय PO हो जाएगा। इस टर्म को इधर के लाएंगे तो ये माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो μ2 बाय PI है, ये हो जाएगा μ2 बाय PC, और इसको आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा μ1 बाय ये होगा PC। अब हम लोग PC को कॉमन करेंगे, है कि नहीं, हम लोग PC को कॉमन करेंगे तो समीकरण हम लोगों को कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा, है कि नहीं, PO प्लस μ2 बाय यहाँ पर हम लोगों को PI इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, μ2 माइनस μ1, है कि नहीं, μ2 माइनस μ1, और बटा यहाँ से हम लोगों को PC इस प्रकार प्राप्त होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हुए सभी का बीमा रख देंगे। देखिए चिन्ह परिपाटी का उपयोग, है कि नहीं, चिन्ह परिपाटी का उपयोग करने पर तथा सभी का बीमा रखने पर तो अब हम लोग क्या करेंगे कि PO आप लोग अपने फोटो में देखें बच्चों, तो PO जो है वो आपतित प्रकाश के ठीक विपरीत दिशा में है कि नहीं। फिगर में एक बार फिर से आप लोग देखें बच्चों कि ये जो PO है कि नहीं, ये जो PO है ये आपतित प्रकाश की दिशा के ठीक विपरीत है। इसका मतलब प्रकाश की दिशा इधर जा रही है और दूरी हम लोग उसका उल्टी दिशा में माप रहे हैं PO, तो इसका मतलब ये ऋणात्मक होगा, और साथ में ये दूरी जो होगा वस्तु दूरी है, इसीलिए इसको हम लोग U लिखते हैं, और बाकी सारी दूरी इसमें धनात्मक होगा। जैसे ये प्रतिबिंब है तो ये दूरी क्या होगा, आपतित प्रकाश की दिशा में है, इसीलिए ये दूरी धनात्मक होगा, और PI को हम लोग भी लिखते हैं। वहीं PC जो हो गया वो वक्रता त्रिज्या है, वो भी आपतित प्रकाश की दिशा में है, इसको हम लोग R लिखेंगे, है कि नहीं। तो चलिए सबका बीमा हम लोग रखेंगे, तो PO सिर्फ यहाँ पर नेगेटिव होगा जिसको हम लोग U कहते हैं, माइनस U होगा। PI को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, प्लस भी होगा, और वहीं PC को भी हम लोग प्लस R कहेंगे। आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से जानिए, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे। अब सभी को बीमा को हम लोग ऊपर वाले समीकरण को में रखेंगे, तो डेट सिंप्लाइज हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, μ1 बाय माइनस U प्लस यहाँ पर देखिए μ2 बाय V इज इक्वल टू हम लोगों को यहाँ पर प्राप्त हो रहा है बच्चों μ2 माइनस μ1 और बाय R। इसको अरेंज करके हम लोगों को लिखना है, तो माइनस प्लस वाले टर्म को हम लोग पहले लिख देते हैं बच्चों, तो क्या होगा μ2 बाय V माइनस μ1 बाय U है ना, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय R। तो ये समीकरण हम लोगों को प्राप्त होता है कि नहीं। ये जो हो गया अवतल है ना, सॉरी उत्तल अपवर्तक सतह के का समीकरण है कि नहीं, उत्तल अपवर्तक सतह का समीकरण है। और किस कंडीशन में है कि जब वस्तु को हम लोग विरल माध्यम में रखें और उसका प्रतिबिंब वास्तविक प्राप्त हो रहा है, इस स्थिति में हम लोग हैं। तो चलिए इसमें कुछ करेक्शन करते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि इसमें दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, म्यू है ना, μ1 से हम लोग भाग दे देंगे बच्चों। तो दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, लिखिए दोनों तरफ μ1 से, ये भी समीकरण है, ये समीकरण का भी काम करेंगे, लेकिन अब हम लोग सापेक्ष अपवर्तनांक के टर्म में हम लोग समीकरण को लिखने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ है कि नहीं, दोनों तरफ μ1 से भाग देने पर, है कि नहीं, दोनों तरफ μ1 से भाग देने पर, तो μ1 से हम लोग भाग देंगे बच्चों, तो हम लोगों को क्या प्राप्त होगा, उस कंडीशन में हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, μ2 बाय μ1 हो जाएगा। इस प्रकार देखिए μ2 बाय μ1 बटा ये हो जाएगा V,
है कि नहीं, माइनस म्यू1 में म्यू1 को भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1/u प्राप्त होगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे म्यू2 है ना, में म्यू1 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा म्यू2 बटा म्यू1, है कि नहीं। तो यहाँ क्या होगा म्यू2 बटा म्यू1 और यहाँ म्यू1 बटा म्यू1 -1 प्राप्त होगा और बटा यहाँ पर r होगा। तो म्यू2 बटा म्यू1 ये क्या आप जान पा रहे हैं कि ये हो गया सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष, जिसको हम लोग म्यू मान लेते हैं, है कि नहीं। यहाँ पर हम लोग किसको क्या करेंगे म्यू मान लेंगे और ये भी हो गया बाय 1/u इज इक्वल टू, इसको हम लोग म्यू माने हैं बच्चों, तो म्यू -1/r, ये भी समीकरण आप लोग प्रयोग कर सकते हैं, बशर्ते आप लोगों को यहाँ पर ये बात लिखना पड़ेगा कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है म्यू2/म्यू1, क्या है ये सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष हम लोग लिए हैं, है कि नहीं। सघन माध्यम का अपवर्तनांक, है कि नहीं, सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष हम लोग लिए हैं, है कि नहीं, विरल माध्यम के सापेक्ष हम लोग लिए हैं बच्चों। तो इस चीज़ को आप लोगों को समझनी होगी अच्छी तरह से। तो दोनों में से दोनों समीकरण का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं, जहां जिसका यदि न्यूमेरिकल्स बनाने में यदि दोनों माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग टर्म में दिया हुआ है तो वहां पर हम लोग ये समीकरण का प्रयोग करेंगे। यदि, है कि नहीं, सापेक्ष अपवर्तनांक के टर्म में दिया हुआ है तो हम लोग इस प्रकार के समीकरण का प्रयोग करते हैं। तो मेरा उम्मीद है बच्चों कि आप लोग ये चीज़ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि इसे आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग उसको क्या करना है कि अपने कॉपी में, है ना, जो नोट्स अभी आप लोगों ने तुरंत तैयार किया है उसे अपने से प्रैक्टिस करने का प्रयास करें। सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं बच्चों। उस स्थिति में हम लोग देखेंगे विरल माध्यम में रखे ही हैं और साथ में हम लोग क्या करना है कि वस्तु का आभासी प्रतिबिंब जो निर्माण हो रहा है उस स्थिति में हम लोग देखेंगे कि इसका, है ना, अपवर्तक सतह का समीकरण क्या प्राप्त होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों और कंडीशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पर ए नंबर था, अब हम लोग बी नंबर में क्या करेंगे कि वस्तु को विरल माध्यम में रखेंगे और इस स्थिति में उसका कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है और इस स्थिति में हम लोग उसका सूत्र प्राप्त करेंगे। तो बी नंबर का कंडीशन क्या है कि वस्तु को विरल माध्यम में रखा गया है कि नहीं। देखिए वस्तु को, है ना, विरल माध्यम में, है कि नहीं, विरल माध्यम में वस्तु रखा गया है, विरल माध्यम में वस्तु रखा गया है तथा, है ना, तथा उसका आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, तथा उसका आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, तथा उसका आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। इस स्थिति में हम लोग अपवर्तक सतह का समीकरण प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का क्या काम है बच्चों कि इसका फिगर बनाना। तो चलिए हम लोग फिगर बनाते हैं, है कि नहीं। आखिर फिगर इसका किस प्रकार हम लोग बनाएंगे इसके बारे में हम लोग विचार करते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, पहले अपवर्तक सतह लेते हैं। इस प्रकार है, ये उत्तल अपवर्तक सतह है। उत्तल अपवर्तक सतह का दूसरा कंडीशन है विरल माध्यम में, ये अपवर्तक सतह है, ये इसका मुख्य अक्ष है ना, ये इसका मुख्य अक्ष है ना, ये इसका क्या है, ध्रुव है बच्चों। और देखिए अब वस्तु को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। वस्तु ये ओ है, मेरा बिंदुवत वस्तु है, इससे दो प्रकाश की किरणें चल रही है। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करके लिखूंगा नहीं बच्चों, क्योंकि उसमें बहुत सारा समय लग जाता है। जो आप लोग उसको अपनी भाषा में भी उसको लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर अच्छी तरह से समझा देता हूँ कि देखिए ओ एक बिंदुवत वस्तु है जिससे दो प्रकाश की किरणें चल रही है कि नहीं। चलते हुए वे ध्रुव पर आपतित होती है, ध्रुव पर आपतित होती है, जिसकी वजह से प्रकाश बिना विचलित हुए, है ना, इस अपवर्तक सतह से अपवर्तित हो जाती है और सघन माध्यम में प्रवेश कर जाती है। दूसरी प्रकाश की किरणें जो होती है वो अपवर्तक सतह के ए बिंदु पर आपतित होती है। ए बिंदु पर, यहाँ पर ए बिंदु है। अब प्रकाश किधर मुड़ेगा, इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले एक लंब ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि ये इसका वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र से एक लंब हम लोग पहले ड्रॉ करते हैं बच्चों। ये क्या हो गया, इसका वक्रता केंद्र है कि नहीं। अब हम लोग जानते हैं कि बच्चों कि प्रकाश की किरणें जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अविलंब की ओर मुड़ती है। लेकिन ये चूंकि वो वस्तु जो है वो ध्रुव के काफ़ी नज़दीक रखा हुआ है, अतः वो अविलंब की ओर मुड़ेगी, लेकिन वो मुख्य अक्ष को नहीं काट पाएगी। तो देख पा रहे होंगे कि प्रकाश की किरणें मुड़ करके कुछ इस डायरेक्शन में चले जाती है।
है कि नहीं, इस दिशा की ओर चले जाती है ये, है कि नहीं। अब इसको यदि हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएंगे बच्चों, इसको हम लोग पीछे की ओर बढ़ाते हैं इस प्रकार, तो आप देख पा रहे होंगे, और दोनों ही किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएंगे। जो मुख्य अक्ष के समानांतर गति करिए इसको भी पीछे की ओर बढ़ाते हैं, और ये अपवर्तित प्रकाश है इसको भी हम लोग पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काटती है, इस बिंदु पर काटती है, और ओ का आभासी प्रतिबिंब आई पर बनाती है। तो इस बात को आप लोग यहाँ पर समझिए बच्चों अच्छी तरह से, है कि नहीं। तो अब देखिए इसको समझ पाए होंगे, ये कोण कितना है मेरा, ये आपतित प्रकाश की किरणें हैं जो मुख्य अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाता है ना। ये आपका कौन सा है, अपवर्तित प्रकाश को जो पीछे की ओर बढ़ाए हैं इसीलिए ये जो है कोण बीटा बनाएगा, और ये जो है मेरा वक्रता है ना, त्रिज्या है जो कि मुख्य अक्ष के साथ गामा कोण बना रहा है, ये गामा कोण है। अब देखिए ये आपतित प्रकाश है, ये वाला देख पा रहे हैं आपतित प्रकाश है, और ये लंब है, तो आपतित प्रकाश लंब के साथ आई कोण बनाता है बच्चों, और ये अपवर्तित प्रकाश है, अपवर्तित प्रकाश लंब के साथ आर कोण बनाता है, इस प्रकार, है कि नहीं। तो ये पूरा फिगर आप लोग अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि ये क्या है कि नहीं। ये एक उत्तल अपवर्तक सतह है कि नहीं, जिसके मुख्य अक्ष के विरल माध्यम की ओर वो एक बिंदुवत वस्तु रखा गया, जिसे दो प्रकाश की किरणें चलती है, एक मुख्य अक्ष के समांतर चलते हुए ध्रुव पर आपतित होती है, और बिना विचलित हुए, है कि नहीं, और बिना विचलित हुए वो बिना विचलित हुए है ना सघन माध्यम में अपवर्तित हो जाती है। दूसरी किरण जो होती है वो क्या होती है कि देखिए अपवर्तक सतह के ए बिंदु पर आपतित होती है, और अपवर्तन के बाद वह अविलंब की ओर मुड़ती है। इस किरण को यदि हम लोग पीछे की ओर बढ़ाते हैं और साथ में मुख्य अक्ष के समानांतर जो चलने वाली प्रकाश की किरण है उसको भी पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो दोनों किरण एक दूसरे को आई पर प्रतिच्छेद करके ओ का आभासी प्रतिबिंब आई पर बनाती है कि नहीं। और इस चूंकि देखिए इधर विरल माध्यम है बच्चों, इसीलिए इसका हम लोग अपवर्तनांक μ1 मान लेते हैं, और इसका अपवर्तनांक हम लोग μ2 मान लेते हैं। फिगर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये अपने आप को खुद व्याख्या कर रहा है, इसे समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिगर को अपने आप समझिए, मैं सारी बातों को बता दिया, सिर्फ यहाँ पर हम लोगों को मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है। तो अब हम लोगों को यहाँ पर देखिए कौन से फिगर का है ना, सबसे पहले ट्रायंगल का प्रयोग करेंगे बच्चों, इसके बारे में आप लोग जानकारी रखते होंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कौन सा चित्र का प्रयोग करेंगे, आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि सबसे पहले हम लोग चित्र का जो प्रयोग करेंगे वो है AIC। अब बता सकते होंगे कि AIC में आपका जो बहिष्कोण होगा वो कौन सा होगा। AIC में जो बहिष्कोण है वो है R, है कि नहीं, आर। तो इसका मतलब है आर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं बीटा प्लस गामा। तो अब हम लोग यहाँ पे दूसरा त्रिभुज का प्रयोग करेंगे बच्चों, वो है त्रिभुज AOC। इस त्रिभुज में बहिष्कोण का मान देखते हैं, यहाँ पर आई है, तो इस कोण का मान कितना हो जाएगा, आई बराबर आई अल्फा प्लस गामा होगा। तो चलिए हम लोग अब इसको विस्तार पूर्वक इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और इसका है ना कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहला कौन सा त्रिभुज का प्रयोग करेंगे बच्चों, वो है AIC से, है कि नहीं, AIC से। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बच्चों के त्रिभुज AIC से। तो इसमें बहिष्कोण का मान हम लोग जानते हैं बच्चों आर है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा यहाँ पर होगा, है कि नहीं। और ये सभी कोण का मान अल्फ होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए आर है कि नहीं, बीटा है ना तथा गामा, आर बीटा तथा गामा कोण का मान है ना, कोण का मान अल्प है, कोण का मान अल्प है, इसीलिए हम लोग इसको 10 में बदल सकते हैं। तो आर को हम लोग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10R, है ना। बीटा को भी हम लोग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 बीटा लिख सकते हैं, और गामा को भी हम लोग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 गामा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सारी बातों को लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देख पा रहे होंगे कि 10R इज इक्वल टू 10 बीटा प्लस 10 गामा, ये चीज़ हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे 10 बीटा और 10 गामा का मान हम लोगों को चित्र के सहारे निकाल लेना है। चित्र आप लोगों के कॉपी में बना होगा, फिगर आपके कॉपी में बना होगा बच्चों। तो चलिए हम लोग 10 बीटा का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 10 बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब अपने कॉपी में देखें तो 10 बीटा इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं AN/NI, है ना, AN/NI हम लोग लिख सकते हैं। इसी तरह 10 गामा का भी मान हम लोग लिखेंगे, तो 10 गामा का मान क्या हो जाएगा, AN/NC, है ना। देखिए यहाँ पर AN/NC होगा। तो इन सभी बातों को हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, देखिए 10R इज इक्वल टू बीटा का मान हो गया AN/NI,
प्लस गामा का वैल्यू हो गया टेन, गामा का वैल्यू हो गया ए एन बाय एन सी, है ना। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कहेंगे। अब हम लोग दूसरे त्रिभुज का प्रयोग करेंगे बच्चों। कौन सा दूसरा त्रिभुज यहाँ पर क्या है, तो ए ओ सी से, इसमें बहिष कोण का मान कितना है, आई है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा त्रिभुज का प्रयोग करेंगे, आप अपना फिगर में देखें बच्चों। तो यहाँ पे त्रिभुज का प्रयोग करेंगे हम लोग ए, है ना, ए ओ सी से, ए ओ सी से प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या है, बहिष कोण का मान आई है। तो आई इज इक्वल टू कितना होगा, अल्फा प्लस गामा होगा। अब यहाँ पर भी दोनों सभी कोण का मान अल्फ है। तो क्या लिखेंगे, देखिए आई अल्फा तथा गामा, कोण का मान अल्प है ना, कोण का मान अल्प है, इसलिए इसको हम लोग 10 में बदल सकते हैं, है ना। तो इसको 10 में हम लोग बदल देंगे। तो कहने का मतलब हो गया कि आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हम लोग 10 आई लिख सकते हैं, अल्फ़ा को भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हम लोग 10 अल्फ़ा लिख सकते हैं, और गामा को भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 गामा लिख सकते हैं, है ना। अब हम लोग सब यहाँ पे सब बैठाएंगे तो क्या क्या हो जाएगा, देखिए 10 आई इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा प्लस हो जाएगा 10 गामा। तो 10 अल्फा प्लस 10 गामा का वैल्यू हम लोग ऊपर के समीकरण से या चित्र से हम लोग निकाल लेंगे, ऊपर के चित्र से हम लोग निकालेंगे। तो 10 अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए एन, है ना, बाय एन ओ हो जाएगा। 10 गामा का वैल्यू कितना होगा, ए एन बाय एन सी होगा। तो ये सभी बातों को हम लोग लिखेंगे अपने फिगर में, इसको देखिए, है ना। तो चलिए हम लोग 10 अल्फा का वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं। 10 अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए एन बाय एन ओ होगा। इसी तरह 10 गामा का वैल्यू भी हो जाएगा बच्चों, ए एन बाय एन सी होगा। अब सभी बातों को हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो 10 आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, है ना, ए एन बाय एन ओ प्लस यहाँ पे फिर होगा ए एन बाय एन सी, इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 कहेंगे। अब हम लोग चित्र के सारे स्नेल का नियम का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो एक बार फिगर आप लोग देखें बच्चों कि स्नेल का नियम का प्रयोग यहाँ पे कैसे करेंगे। ये कोण आई है जो कि विरल माध्यम में है, और ये कोण आर है जो कि सघन माध्यम है। तो स्नेल का नियम क्या होगा, साइन आई बाय साइन आर। तो पहला अपवर्तनांक म्यू टू का होगा, तो म्यू टू बाय म्यू वन होगा, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्नेल का नियम का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे। देखिए स्नेल के नियम का प्रयोग करने पर, स्नेल, है ना, का नियम, स्नेल के नियम का उपयोग करने पर, है ना, स्नेल के नियम का उपयोग करने पर, तो स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर। तो पहला अपवर्तनांक, अपवर्तन किस माध्यम में हो रहा है, म्यू टू माध्यम में हो रहा है, इसलिए यह हो जाएगा म्यू टू बाय म्यू वन होगा। और हम लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, यदि कोण का मान अल्फ होता है, आई और आर, यहाँ पर कोण का मान अल्फ है, तो साइन आई, है ना, बराबर हो जाता है 10 आर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन आई अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 आई। कब, जब कोण का मान अल्प हो, है ना, जब कोण का मान अल्प हो, है ना, कोण का मान अल्प होने पर ऐसा होता है। क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर देखिए साइन आर, ये भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 आर हो जाएगा। तो ये समीकरण किस प्रकार होगा, ये किस प्रकार हो जाएगा, देख पा रहे होंगे कि 10 आई बाय यहाँ होगा 10 आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पर, तो हम लोग क्या पाएंगे, म्यू वन 10 आई हो गया इज इक्वल टू म्यू टू 10 आर होगा। 10 आई और 10 आर का मान हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 से यहाँ पे रखेंगे। तो म्यू वन हो गया, 10 आई का वैल्यू आप लोग अपने कॉपी में देखें बच्चों, क्या है, ए एन बाय यहाँ पर है एन ओ प्लस ए एन बाय एन सी, है ना। और इसी प्रकार अब हम लोग 10 आर का वैल्यू रखेंगे, तो म्यू टू बाहर आ गया, 10 आर का वैल्यू कितना है, ए एन बाय एन आई, अपने कॉपी में देखें, प्लस यहाँ पे भी हो गया ए एन बाय एन सी होगा। तो इस साइड भी देख रहे हैं, दोनों तरफ ए एन है, इस साइड भी दोनों में ए एन है, तो ए एन कैंसिल हो जाएगा, और म्यू वन और म्यू टू को हम लोग अंदर कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार होगा, म्यू वन बाय एन ओ हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी होगा म्यू वन बाय एन सी हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या होगा बच्चों, म्यू टू बाय एन आई होगा, और यहाँ पर भी म्यू टू बाय एन सी होगा। तो एन सी वाले टर्म को हम लोग एक तरफ कर लेंगे बच्चों, है ना। तो डेट सिंप्लाइज यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, म्यू वन बाय एन ओ हो गया। अब इसको उठा के इधर ले आएंगे तो ये म्यू टू बाय एन आई होगा इज इक्वल टू म्यू टू बाय एन सी हो गया, माइनस ये भी होगा म्यू वन बाय एन सी हो गया। तो अब हम लोग इसमें थोड़ा सा कुछ
मानते हैं, जो कि हम लोग पहले भी हम लोग मान चुके हैं बच्चों, कि P बिंदु जो है यहाँ पर जो हम लोग लंब डाले हैं फिगर में, आप लोग देख पा रहे हैं फिगर जो है ये N बिंदु यदि P के बहुत नज़दीक हो, है कि नहीं, यदि ये N बिंदु यदि P के, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं अपवर्तक सतह का द्वारक बहुत छोटा होता है, जिसके वजह से हम लोग ये मान सकते हैं कि N बिंदु जो है ना, वो P के बहुत नज़दीक है। तो इस स्थिति में जो हम लोग NI लिखे थे तो उसके बदले हम लोग PI लिख सकते हैं, जो हम लोग NO लिखे थे उसके बदले PO लिख सकते हैं, और जो हम लोग NC लिखे थे उसके बदले हम लोग PC मान सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। यहाँ हम लोग क्या कर किए हैं बच्चों कि देखिए N बिंदु है ना, N बिंदु P के, है ना, N बिंदु P के बहुत नज़दीक है कि नहीं, बहुत नज़दीक है, N बिंदु P के बहुत नज़दीक है। इस स्थिति में जितना दूरी है जो मेरा, जैसे NO दूरी है उसको हम लोग लगभग बराबर PO लिख सकते हैं, NI जो दूरी है उसको लगभग बराबर हम लोग PI लिख सकते हैं, और NC जो है उसको लगभग बराबर हम लोग PC लिख सकते हैं। तो इसके हिसाब से ऊपर का समीकरण मेरा कुछ इस प्रकार प्राप्त हो जाएगा, μ1/PO माइनस μ2/PI, है ना, इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिखेंगे μ1 माइनस है ना, μ2 माइनस μ1 बाय, यहाँ पर हो जाएगा PC, है कि नहीं। अब ये समीकरण हम लोगों को प्राप्त होता है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि चिन्ह परिपाटी का उपयोग करेंगे और साथ में सबका बीमा रखेंगे और फिर आगे कैलकुलेशन करेंगे बच्चों, है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में करते हैं। आप लोग अच्छी तरह से इसको उतार लें, है ना, फिगर आप लोग अपने कॉपी में जरूर बनाएं बच्चों, और इसको अच्छी तरह से उतार लें। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर चिन्ह परिपाटी का उपयोग करने पर, है ना, चिन्ह परिपाटी का उपयोग करने पर, चिन्ह परिपाटी, है ना, चिन्ह परिपाटी का उपयोग, चिन्ह परिपाटी का उपयोग करने पर तथा सभी का बीमा रखने पर, तथा सभी का बीमा रखने पर, है ना, तथा सभी का बीमा रखने पर, तो हम लोग चिन्ह परिपाटी का उपयोग करेंगे। तो एक बार फिगर को मैं आप लोग को दिखा देता हूं बच्चों, है कि नहीं। फिगर क्या है, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, फिगर है तो यहाँ पर जो PO डिस्टेंस है वो आपतित प्रकाश के ठीक विपरीत दिशा में है, इसीलिए PO दूरी जो है ना, ये ऋणात्मक हो जाएगा। इसी तरह PI दूरी भी आपतित प्रकाश के ठीक विपरीत दिशा में है, इसलिए ये भी माइनस हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो PC जो है वो आपतित प्रकाश की दिशा में है, इसलिए ये दूरी धनात्मक ही होगा। तो चलिए हम लोग सबका यहाँ पर बीमा और परिपाटी का उपयोग करते हैं। तो इसके हिसाब से PI बराबर मेरा क्या हो जाएगा, ये प्रतिबिंब दूरी है इसीलिए माइनस B होगा, यहाँ पर PO वस्तु दूरी है इसीलिए ये, है ना, माइनस U होगा, और PC जो है, PC वक्रता त्रिज्या है जो कि आपतित प्रकाश की दिशा में है, इसलिए यहाँ पर R होगा। इन सभी बातों को हम लोग ऊपर के समीकरण में रखेंगे। तो हम लोगों को क्या प्राप्त होगा बच्चों, तो यहाँ पर हम लोगों को प्राप्त हो रहा है μ1/PO मतलब हो गया माइनस U, है ना, फिर है μ2/, है ना, PI है तो PI की जगह में हम लोग माइनस B रखेंगे, इज इक्वल टू फिर μ2 माइनस μ1, है ना, और नीचे में यहाँ पर R हो जाएगा। इसको अब हम लोग अरेंज करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, μ2/V माइनस μ1/U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/R। एक तो समीकरण हमको ये प्राप्त हुआ, ये भी समीकरण का हम लोग प्रयोग में ला सकते हैं। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि सापेक्ष अपवर्तनांक के पद में इस समीकरण को व्यक्त करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ μ1 से भाग दे देंगे। देखिए दोनों तरफ μ1 से भाग देने पर, है ना, दोनों तरफ μ1 से भाग दे देंगे, तो μ1 से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, μ2/μ1 हो जाएगा, है ना, μ2/μ1 और बाई भी होगा, यहाँ पर μ1/μ1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो 1/u हो गया इज इक्वल टू, इसमें हम लोग क्या करेंगे, μ1 से भाग देंगे तो μ2/μ1 माइनस μ1/μ1 1 हो जाएगा, बाई यहाँ पर होगा r। अब हम लोग μ2/μ1 को हम लोग म्यू मान लेंगे, है कि नहीं, तो μ2/μ1 इज इक्वल टू म्यू मान लिए, बाई भी हो गया, यहाँ 1/u होगा इज इक्वल टू यहाँ म्यू माइनस 1/r। तो ये भी समीकरण है ना, सापेक्ष अपवर्तनांक के पद में आप व्यक्त कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर म्यू क्या है, जहाँ म्यू इज इक्वल टू हम लिख देते हैं, जहाँ म्यू इज इक्वल टू है μ2/μ1, सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष लिए हैं, है ना, सघन माध्यम का अपवर्तनांक, सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष हम लोगों ने लिया है ना, विरल माध्यम के सापेक्ष,
तो ये था मेरा क्या, अपवर्तक सतह का, उत्तल अपवर्तक सतह का समीकरण था। जब वस्तु का, है ना, जब वस्तु को हम लोग विरल माध्यम में रखे थे और उसका आभासी प्रतिबिंब बन रहा था, तो दोनों ही स्थिति में जब वस्तु विरल माध्यम में रखा जाता है बच्चों, तो दोनों ही स्थिति में चाहे उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा हो, चाहे उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा हो, अपवर्तक सतह का समीकरण एक ही प्राप्त होता है। तो आप लोग पिछले वाले समीकरण से भी इसको मिला करके देख सकते हैं, तो दोनों एक ही तरह का समीकरण है। तो आप लोग आज जो दो प्रकार के, है ना, कंडीशन के आधार पर हम लोगों ने जो अपवर्तक सतह का जो समीकरण प्राप्त किया है बच्चों, उसको अच्छी तरह से अध्ययन करें, और जो भी बातें आप लोगों को समझ में नहीं आती है उसे तुरंत आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, मैं उसका तुरंत समाधान करके आप लोग तक पहुंचा दूंगा, है ना। ये वीडियो आप लोगों को किस प्रकार लगा बच्चों, इसका भी मुझे जानकारी देने का आप लोग प्रयास करें कमेंट बॉक्स के जरिए। और साथ ही जो बच्चे मेरे इस क्लास में नए हैं वो सबसे पहले पुराने वीडियो को जा करके देखें, है ना, उसे तब ये वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ठीक है बच्चों, ये वीडियो आप लोगों को किस प्रकार लगा इसे भी आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझ तक पहुंचाने का काम करेंगे, है ना। ठीक है, आज वीडियो इतना ही रहेगा। अब हम लोग आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक्स हम लेकर के आएंगे, उसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को कि उत्तल अपवर्तक सतह में वस्तु को जब सघन माध्यम में रखेंगे और साथ ही वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब के निर्माण की स्थिति में, है ना, किस प्रकार वहां पर अपवर्तक सतह का सूत्र परिवर्तित होता है, ये चीज़ हम लोग वहां पर जानने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आप लोग हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, और इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखते रहें और लाइक करें। और साथ ही यदि जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, वो जल्दी ही सब्सक्राइब करें, ताकि, है कि नहीं, आप लोग तक मेरा ये वीडियो हमेशा पहुंचता रहे। तो ठीक है बच्चों, मैं इतना ही बोलने के बाद इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। तो आप लोगों ने जो आज वीडियो को मेरा देखा उसके लिए बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।